हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। उससे पहले सर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था ये तो बता दीजिए। लास्ट क्लास में हमने किया था इंडिया की एफडीआई पॉलिसी के रिसेंट ट्रेंड्स भी और एफडीआई पॉलिसी क्या होता है इसकी हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज हम करने वाले हैं जी, आज हम करने वाले हैं नए चैप्टर की शुरुआत जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए चलते हैं क्लास में और करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए बुक तो अवेलेबल है अपने पास, ठीक है, लेकिन उससे पहले चलते हैं नोट्स में, क्योंकि हम सबको पता है क्या, नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिए क्या कहता है जी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नहीं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भैया, आप पहले ध्यान से पढ़ाइए तो जी बिल्कुल। आइए कहता है, देखिए जी, जब भी हमें क्या बोल रहा है जी, जब भी हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं जी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है जी, बैलेंस शीट। नहीं, जब भी हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता करना पड़ता है तो जी तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और वो क्या है, वो है बैलेंस शीट। कहता है ठीक उसी तरह जब हमें किसी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को का पता करना होता है तो हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। किसको देखते हैं जी, जब हमें देखिए किसी कंपनी के बारे में पता करना हो और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। लेकिन जब हमको किसी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता करना हो तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब भैया सवाल तो यही हो कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सवाल तो होगा, हाँ जी है। चलिए देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। नहीं, आइए देखिए, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक बुककीपिंग सिस्टम है। क्या है जी, बुककीपिंग सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है, विच रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या करता है जी, फाइनेंशियल और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। किसके किसके बीच में भैया, कहां कहां करता है, कहता है होम कंट्री के पीपुल और गवर्नमेंट का, किसका, होम कंट्री के पीपुल और गवर्नमेंट का, किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पीपल और गवर्नमेंट के साथ करता है। क्या करता है जी, क्या करता है जी, ये देखिए फिर से एक बार पढ़ा जाए। हाँ जी, क्या बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुककीपिंग सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है क्या, ऑल फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किसके बीच, जो होम कंट्री है उसके पीपल और गवर्नमेंट का, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके पीपल और गवर्नमेंट के बीच। हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या, अब बोल रहा भाई साहब रिकॉर्डिंग क्या होती है, नहीं क्या होती है रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड तुमको समझ में नहीं आया, कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की तो बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं नहीं, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, समझते हैं। कहता है कैसे सर, कैसे होती है रिकॉर्डिंग, कहता है एज पर द 6th बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल ऑफ आईएमएफ। देखिए जी आईएमएफ एक ऐसी बॉडी है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड इश्यूज को देखती है। इसके डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना आप जान लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं वो इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो जो क्या करती है, वो देखती है इसको। आगे चलिए क्या कहता है जी, इसमें क्या, फिर से एक बार रिपीट कर देना कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं जी, एज पर द 6th बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ आईएमएफ। और क्या होता है जी, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो। मतलब फॉरेन से पैसे अगर इंडिया में आ रहे हैं तो क्या हो गया, इनफ्लो, और फॉरेन से पैसे अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या हो गया, मतलब इंडिया से पैसे बाहर जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब हो गया जी, इसका मतलब हो गया जी आउटफ्लो। इसका मतलब यहां से पैसे अगर जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट, और वहां से पैसे अगर यहां आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे जी क्रेडिट। आगे बढ़िए जी, आगे क्या है, कहता सर रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये तो समझ गए, आप बताएंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और ये काम कैसे करता है, मतलब बिल्कुल बताएंगे जी, क्यों नहीं बताएंगे, हमारा काम ही बताना। तो आइए, बोलता है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड, क्या है जी, आइए देखते हैं। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा है, 1 मिनट और अब दिखेगा। हाँ जी, अब कह रहा है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ये देखिए जी, कहता है देखिए जी बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सा जी, सबसे पहला, सॉरी
सबसे पहला होता है जी करंट अकाउंट, ठीक है। अब एक एक करके पहले समझते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या होता है। करंट अकाउंट में होते हैं जी दो तरीके के अकाउंट, एक को बोलते हैं विजिबल अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं इनविजिबल अकाउंट। अब विजिबल अकाउंट में क्या होता है जी, विजिबल अकाउंट में वो सारी चीजें होती है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं हम किससे, गुड्स से रिलेटेड। किससे जी, गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल अकाउंट। और इनविजिबल में क्या होता है भैया, इनविजिबल में होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस से रिलेटेड किसमें, इनविजिबल में। और फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या हो गया भैया, जैसे अगर कोई रेंट का इनकम आपको मिल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से, तो उसको इंटरनेशनल ये से, तो आपको क्या हो, उसको बोलेंगे जी फैक्टर इनकम। उसके बाद क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर, अगर किसी तरह के तरीके से कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको, तो हम क्या इसको बोलेंगे जी, इनविजिबल अकाउंट बोलेंगे। अब विजिबल अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, और इनविजिबल अकाउंट को क्या कहते हैं जी, बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट बोलते हैं। अब चलिए जी आगे, दूसरा कौन सा कंपोनेंट है इसका, इसका दूसरा कंपोनेंट है जी कैपिटल अकाउंट, है ना। अब इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है जी, एक तो बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है सर, क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से की है। हाँ जी बिल्कुल की है। और क्या जी, और आते हैं लोन्स, आप क्या ले सकते हो जी, लोन ले सकते हो, एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया, कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई, लोन टू इंडिया हो गया, है ना, बैंकिंग कैपिटल, रुपी डेट सर्विस, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। और लास्ट में है जी एरर ऑफ ओमिशन अकाउंट, जिसमें आता है डिफिकल्टीज, अगर किसी तरह की डिफिकल्टीज होती है बीओपी को लेने में, तो कोई अनरेगुलेटेड इलीगल ट्रांजैक्शन होता है तो, या लीडिंग और लैगिंग हो जाती है किसी ट्रांजैक्शन में, तो ये तीनों क्या हो जाए, इन तीनों अकाउंट को मिला के जी क्या होता है, आगे समझते हैं। कहता देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट मिला के इसको बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। जी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाता है जी, सर विजिबल अकाउंट होता है और इनविजिबल अकाउंट होता है। विजिबल अकाउंट में क्या करते हैं, विजिबल अकाउंट में सर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं किसका, गुड्स का। और सर इनविजिबल में अकाउंट में क्या करते हैं, सर इनविजिबल अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं सर, फैक्टर इनकम को देखते हैं सर, और क्या देखते हैं, और हम यूनिलैटरल ट्रांसफर को देखते हैं सर। ये सारा जो प्रोसीजर है इसको हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स बोलेंगे। इन सारे के बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बोलेंगे। अब दूसरा क्या सर, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने इतनी सारी चीज की, अब जब इन सारी चीजों का बैलेंस सेट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे जी, बोलेंगे सर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में जो बैलेंस है जो कि गलती की वजह से होता है थोड़ा बहुत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ एरर और ओमिशन अकाउंट। अब देखिएगा जी, जब ये तीनों अकाउंट एक साथ होते हैं, मिल जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं जी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। समझ में आया जी, कि एक बार रिपीट किया जाए सर, अभी तक इतना तो समझ में आ गया, बट फिर भी एक बार अपना रिपीट कर दिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, नहीं आइए देखिए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है जी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर ऑफ एमिशन अकाउंट। करंट अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है विजिबल अकाउंट, एक होता है इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, गुड्स का हम लोग करते हैं। इनविजिबल अकाउंट में क्या करते हैं भैया, ये हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं जी सर्विस का, और क्या फैक्टर इनकम, और क्या यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स का सिर्फ किया उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, और जैसे ही इनविजिबल अकाउंट पे आते हैं तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखिए जी करंट अकाउंट का पार्ट खत्म। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में क्या, ये सारे ट्रांजैक्शन जो हुए और इसको हम ऐड कर दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या क्या जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, है ना, एक्सटर्नल लोन्स, कमर्शियल बोरोइंग्स, ये सारे को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में जो एरर ऑफ ओमिशन अकाउंट है, उसमें डिफिकल्टीज अगर किसी तरह की आती है बीओपीज को लेकर, अनरिलेटेड इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर लीडिंग या लैगिंग हो जाता है ट्रांजैक्शंस को लेकर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ एरर ऑफ ओमिशन अकाउंट। ये तीनों अकाउंट मिलकर जी इसको बोलते हैं ओवरऑल बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब आगे देखिएगा जी, इसके आगे क्या है, कहता है देखिए जी, अब ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके से हो सकता है। बोल रहा है क्या, या तो होगा बैलेंस्ड मतलब बराबर, या तो होगा अनबैलेंस्ड।
दो ही हो सकते हैं ना, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके से हो सकता है भाई, एक तो होगा बराबर और एक होगा या तो कम या तो ज्यादा, यही हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है ओवरऑल बीओपी क्या हो सकता है जी, या तो हो सकता है बैलेंस्ड जिसको हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, और या तो हो सकता है अनबैलेंस्ड जिसको हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब बैलेंस्ड हो जाएगा तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मेरा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इक्वल टू फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है तब कोई दिक्कत है नहीं सर, जब बराबर बराबर तो सब बराबर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बराबर नहीं है फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो के, तब तो पड़ जाएगा पंगा। अब यहां निकलेगा दोस्तों कि भाई साहब या तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा होगा और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम होगा, ठीक है, और या तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज्यादा होगा और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कम होगा। ये तो सिचुएशन अराइज हो सकती है। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो सिचुएशन अराइज होंगी। आइए देखते हैं। तो देखिए जी, जब दोनों बराबर ना हो तो एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये समझिए। कहता है जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज्यादा होगा, मान लेते हैं यूएसए का डॉलर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। और फॉरेन करेंसी जैसे मेरा जो है यहाँ का इंडिया वाला वहां कम जा रहा है तो नुकसान है। तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो अगर ज्यादा है तो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव चीजें हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉरेन करेंसी का अगर इनफ्लो कम है फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो से, तो क्या होगा, तो हमारे लिए इश्यू वाली बात है। यानी कि क्रेडिट ज्यादा हो गया अगर डेबिट से, तब इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव बीओपी, और अगर यही डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बीओपी। तो आप भाई कोई भी चीज अगर पॉजिटिव है तो उसका सॉल्यूशन होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे किसी तरह से, और अगर नेगेटिव होगा तो भाई उसको भी लॉस को भरेंगे ना कहीं से जी। तो जी सर बिल्कुल जाएंगे। तो देखिए जब आपका पॉजिटिव बीओपी होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप रीपे कर देंगे, किसको रीपे कर देंगे, अगर आपने कोई लोन लिया है आईएमएफ से, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आईएमएफ ऐसी बॉडी है क्या जो बीओपी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज को देखती है। तो अगर मान ले आपने फ्यूचर पास्ट में कभी लोन लिया होगा तो उसको आप क्या करेंगे, पे कर देंगे। और अगर फिर भी कोई बैलेंस बच जाता है आपके पास, इतना पॉजिटिव आप हो गए हैं, इतना ज्यादा पैसा आपके पास फॉरेन करेंसी आ गई है कि आप उसके बाद भी आपके पास बच जा रहा है, तो आप उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, आप उसको ट्रांसफर कर देंगे जी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ये हो गई पॉजिटिव बीओपी की कहानी। अब आ जाइए नेगेटिव पे। मान लेते हैं नेगेटिव हो गया सर, पैसा घट गया बहुत, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे सेट ऑफ, कहां से, अकोमोडेटिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से। अकोमोडेटिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से क्या कर लेंगे जी, सेट ऑफ कर लेंगे। अब मान लेते हैं यहां से भी नहीं हुआ तो इसको कहां से करेंगे, कवर कर लेंगे जी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। और यहां से भी अगर हम नहीं इसको लॉस को पूरा कर पाते हैं तो चले जाएंगे आईएमएफ के पास। क्यों, बोलेंगे भाई साहब लोन दे दो, मेरा बीओपी खराब हो गया है यानी कि नेगेटिव हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये थे जी आपके मेजर्स और थे कंपोनेंट। अब आपको ऊपर क्या ना कुछ टर्मिनोलॉजी दिखी होगी जिसके बारे में आपको थोड़ा लग रहा होगा यार क्या ये बता दिया सर ने, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। नहीं, आइए उसको समझते हैं। अकोमोडेटिंग कैपिटल अभी देखा आपको, कहता है ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, कौन सा जी, ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है जो किसी कंट्री के डेफिसिट मतलब नेगेटिव और डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए होता है, जिसे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में किया गया है। अब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में क्या किया जाता है, जैसे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जहां पे हम परचेज और सेल्स करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब उस इंटरनेशनल लेवल पे परचेज और सेल, चूंकि क्या होता है, प्रॉफिट में रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन हो गया है लॉस। तो लॉस को ये करने की वजह से, लॉस को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग कैपिटल में जाते हैं और वहां से कहां से, आईएमएफ वगैरह से लोन ले लेते हैं, या भी और भी बहुत सारे मेजर्स इसको हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। अब आ जाइए ऑटोनोमस कैपिटल, कहता है ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है जिसका सोल मोटिव क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। मतलब प्रॉफिट अर्न करना हुआ तो ऑटोनोमस, लेकिन अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो भाई अकोमोडेट कर लेंगे, किसी और से ले लेंगे, अपने बिजनेस को तो डुबाना नहीं है, तो क्या करना है, किसी और से ले लेना लोन, बाद में उसको रीपे कर देंगे। अब आइए जी, अब एक है आईएमएफ की डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे, बस अभी इतना जान लीजिए। अभी मैंने बताया कि आईएमएफ एक ऐसी बॉडी है जो किसी भी कंट्री के नेगेटिव बीओपी को पॉजिटिव करने के लिए फंडिंग देती है। यानी कि आईएमएफ जो ऐसी बॉडी हो गई भाई साहब जो बीओपी रिलेटेड इश्यूज को
देखती है। हाँ जी, समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया, बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए चलते हैं अब बुक पे, अब समझते हैं बुक से कि क्या है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। उम्मीद करता हूं आपको बीओपी अच्छे समझ में आ गई होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो थोड़ा बहुत बुक से देख लेते हैं, आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट that records all monetary transactions made between the residents of a country and the rest of the world during any given period। बोल रहा है भाई साहब बीओपी क्या है? एक स्टेटमेंट है जो क्या रिकॉर्ड करता है? हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो दो कंट्री के बीच में हुआ, किसके? रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो? तो वो सारा क्या करता है? रिकॉर्ड कर लेता है। कह रहा है दिस स्टेटमेंट includes all the transactions made by or to individuals, corporates, government and helps in monitoring the flow of fund to develop the economy। बोल रहा है किसके लिए? बोल रहा है ये सारे स्टेटमेंट जो है क्या इंक्लूड करता है? ट्रांजैक्शन जो भी कॉर्पोरेट ने किया, जो गवर्नमेंट ने किया, या फिर जो भी इकोनॉमी के कोड की डेवलपमेंट के लिए हुआ है, वो सारे ट्रांजैक्शन को ये क्या करता है? इंक्लूड करता है। When all the elements are correctly included in the BOP, it should be zero in a perfect scenario। क्या बोल रहा है? अगर all element जो है करेक्टली इंक्लूड हो गया है बीओपी में तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा, है ना। दिस मीन्स inflows and outflows of the fund should be balanced out, however this does not ideally happen in the most cases। बोल रहा है भाई साहब अगर देखिए कोई भी बिजनेस चला रहे हैं हम लोग, तो अगर हम लोग को इक्वल करना है क्या पड़ेगा? सारा प्रॉफिट सारा ट्रांजैक्शन देके हम लोग को इक्वल कर लेते हैं, लायबिलिटी एसेट ये दिखा के बैलेंस शीट दिखा देते हैं। तो यहां भी ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर आप सब कुछ बराबर बराबर कर लिए ट्रांजैक्शन तो आपका हो जाएगा जीरो। लेकिन ये मोस्टली केसेस में नहीं देखा जाता है। नहीं क्यों? क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लायबिलिटी, कुछ ना कुछ लोन लिए होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्रीज में भी क्या होती है? दिक्कतें आती हैं, कभी भी इक्वली नहीं होता है। तो वो क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम होता है। आइए देखिए क्या बोलता है। कह रहा है अ बीओपी स्टेटमेंट ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स वेदर द कंट्री हैज ए सरप्लस और ए डेफिसिट ऑफ फंड्स। क्या बोल रहा है जी? बीओपी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एक कंट्री का क्या इंडिकेट करता है? एक कंट्री का इंडिकेट करता है कि क्या वो सरप्लस में है, यानी ज्यादा में है, या डेफिसिट ऑफ फंड है, कमी है वहां पे फंड की। तो कह रहा है दैट इज व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इट्स बीओपी सेड टू बी सरप्लस। इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड द बीओपी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंपोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उसको क्या बोलेंगे जी? डेफिसिट में है बीओपी। बिल्कुल सही, फिर से समझे? हाँ जी, जब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो क्या? डेफिसिट। और नहीं सॉरी, जब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो सरप्लस, और जब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शंस अंडर बीओपी सिमिलर टू द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोल रहा है जी? ट्रांजैक्शन किसके? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है। कहता है ऑल ट्रांजैक्शन विल हैव ए डेबिट एंट्री एंड कॉरस्पेंडिंग क्रेडिट एंट्री। बोल रहा है हर ट्रांजैक्शन का या तो डेबिट एंट्री होगा या तो क्रेडिट एंट्री होगा। बहुत सिंपल। कह रहा फॉर एग्जांपल फंड्स entering a country from the foreign source are booked as a credit। अगर कोई फंड्स आपके पास आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट। लेकिन एंड रिकॉर्ड इन द बीओपी, और बीओपी में रिकॉर्ड करेंगे। आउटफ्लोज फ्रॉम अ कंट्री आर रिकॉर्डेड एज ए डेबिट इन द बीओपी। बोल रहा है अगर किसी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है या ट्रांजेक्शन बाहर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेबिट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स से जापान एक्सपोर्ट 100 कार टू द यूएस। जापान बुक्स the export of 100 car as a debit in the BOP while the US book the import as a credit in the BOP। बोल रहा है भाई साहब वही चीज बताया एग्जांपल देखिए कि अगर आपका पैसा बाहर जा रहा है तो आपके लिए क्या है? ये आपका डेबिट, और पैसा आ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। चलिए अब समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी को। क्या कह रहा है जी? कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी कह रहा है देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। द टोटल ऑफ द करंट अकाउंट मस्ट हैव बैलेंस विद द टोटल ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट इन द आइडियल सिचुएशंस। इसको 3 कर लीजिएगा, ये 4 मिस्टेक से लिखा गया है, इसको 3 कर लीजिएगा। 3 है ना? आई
चलते हैं। कहता है पहला क्या है, पहला करंट अकाउंट। देखिए क्या बोलता है, द करंट अकाउंट मॉनिटर्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। करंट अकाउंट क्या देखता है जी, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या बोलते हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो देखता है। आइए, कहता है दिस अकाउंट कवर्स ऑल द रिसीप्ट एंड पेमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स। ये अकाउंट जो है किसी भी कंट्री का रिसिप्ट पेमेंट किससे रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज से हो रहा, चाहे मैन्युफैक्चर गुड्स का और रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीजें जो है उसको ये देखता है। कहता है इट इंक्लूड्स रिसिप्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस सर्विसेज, स्टॉक्स, रॉयल्टीज फ्रॉम पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। व्हेन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंबाइंड दे मेक अप ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिएगा ये सारा चीज ऐड करने के बाद क्या बन जाता है जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है। कहता है देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसफर विच हैपन अक्रॉस कंट्रीज। बोलता है बहुत सारी कैटेगरीज है भाई साहब जो कहां पे अपने कंट्री में हो रहे हैं। कह रहा है इट कुड बी विजिबल और इनविजिबल ट्रेडिंग, चाहे वो विजिबल हो जाए चाहे वो इनविजिबल हो जाए, तो यूनिटरी ट्रांसफर हो जाए, अदर पेमेंट से रिसिप्ट हो जाए, ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी है। कहता है ट्रेडिंग इन गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज रिफर्ड एज विजिबल आइटम्स। अगर हम सिर्फ गुड्स का ट्रेड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं जी विजिबल आइटम्स। और एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर रिफर्ड एज ए इनविजिबल आइटम्स। बोल रहा है अगर कोई सर्विस को हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनविजिबल आइटम बोल रहे हैं। कह रहा है यूनिलैटरल ट्रांसफर रेफर टू द मनी सेंट एज ए गिफ्ट and or donation to the resident of foreign countries. This can also be personal transfer like money sent by relatives to their family located in another country. Unilateral transfer उस ट्रांसफर को कहते हैं जी जब कोई आपकी फॉरेन में बुआ, ताई, मौसी कोई भी हो और आपको वो क्या करे, गिफ्ट भेज रही है इंडिया, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलेंगे। और इसको भी किसमें रखा गया है, इसको भी इनविजिबल आइटम में भी रखा गया है, इनविजिबल अकाउंट्स में भी रखा गया है। आइए जी अब चलते हैं जी कैपिटल अकाउंट में। क्या कह रहा है जी कैपिटल अकाउंट, पढ़ते हैं। कह रहा है ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्रीज आर मॉनिटर्ड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ट्रांजैक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है जी, कैपिटल अकाउंट के द्वारा किया जा रहा है। किसमें, कंट्रीज में। कह रहा है कैपिटल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड परचेजिंग एंड सेलिंग एसेट्स नॉन फाइनेंशियल लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है, कैपिटल अकाउंट कौन सा ट्रांजैक्शन को ले रहा है, एसेट्स रिलेटेड, जो परचेजिंग और सेलिंग करेंगे किसका, एसेट्स का। कह रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ टैक्सेस, किसके बारे में जी, टैक्स के फ्लो के बारे में। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी। बाय माइग्रेंट्स मूविंग आउट इनटू डिफरेंट कंट्री, अगर आप डिफरेंट कंट्री में ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आओगे। कह रहा द डेफिसिट और सरप्लस इन द करंट अकाउंट इन मैनेज थ्रू द फाइनेंस फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट एंड वाइस वर्सा। अब क्या बोल रहा है, करंट अकाउंट मैनेज किसके द्वारा, फाइनेंस का देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट और सरप्लस किसके द्वारा देखा जाता है जी, करंट अकाउंट इज मैनेज थ्रू द फाइनेंस फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के द्वारा ये करंट अकाउंट को भी मैनेज किया जाता है। कह रहा देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट का 3 मेजर अकाउंट क्या बोला है, बोल रहा है लोन एंड बोरोविंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक एक करके पढ़िए। कह रहा है इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लोन फ्रॉम द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज। कह रहा है एक्सटर्नल असिस्टेंस हो जाए, कमर्शियल बोरोविंग हो जाए, ये क्या बोलते हैं, लोन बोरोविंग्स के अंदर ही आते हैं। इन्वेस्टमेंट में वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफपीआई। कह रहा है दीज आर फंड इन्वेस्टेड कॉर्पोरेट स्टॉक बाय नॉन रेसिडेंट, एफडीआई और एफपीआई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है जी, कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय द कंट्री सेंट्रल बैंक टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द एक्सचेंज रेट डू इंपैक्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट। लीजिए जी ये क्या हो गया जी, ये आपके हो गया जी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। एक होता है जी फाइनेंशियल अकाउंट, ये बेसिकली इंडिया में यूज नहीं होता है, ये अदर कंट्रीज के लिए है, तो इसको पढ़ना ना के बराबरी आप छोड़ दीजिए, इसका कोई यूजेस बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप इसको छोड़िए और बढ़ते हैं आगे, है ना। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।